अगस्त 2021 काबुल में तालिबान लौट चुका था। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ रहे थे और 20 वर्षों का एक लंबा सैन्य अभियान समाप्त हो रहा था। और उस समय यूरोप का रुख स्पष्ट था कि मानवाधिकार, महिलाओं की शिक्षा और समावेशी शासन के बिना तालिबान के साथ सामान्य संबंधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। सिचुएशंस चेंज होती हैं और उनके साथ उनकी प्रायोरिटीज भी। और इसीलिए जून 2026 में तालिबान के प्रतिनिधि ब्रसेल्स में यूरोपीय अधिकारियों के साथ औपचारिक बातचीत कर रहे हैं। और यहीं से एक बेहद जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या बदला है इन 5 सालों में, तालिबान या दुनिया की प्रायोरिटीज। और इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक का वो अफगानिस्तान गृह युद्ध, अराजकता और हथियारबंद गुटों की राजनीति से जूझ रहा था। सोवियत सेना जा चुकी थी लेकिन स्थिरता नहीं आई थी। इसी माहौल में 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में तालिबान आंदोलन उभरा। उसने व्यवस्था, सुरक्षा और भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया और युद्ध से थके समाज में यह संदेश तेजी से लोकप्रिय हुआ। नतीजा यह हुआ कि केवल 2 वर्षों में तालिबान कांधार से काबुल पहुंच गया और 1996 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद तालिबान की छवि तेजी से बदली। महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगे, सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया और 2001 में बामियान बुद्ध प्रतिमाओं का विनाश पूरी दुनिया के लिए एक प्रतीकात्मक घटना बन गया। उसी दौरान अलकायदा को भी अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिला। और फिर आया 11 सितंबर 2001। अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ। अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके लिए तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने की मांग की गई। इनकार हुआ और उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य अभियान शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में तालिबान सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ था। अगले 20 वर्षों में उसने खुद को फिर संगठित किया और 2020 के दोहा समझौते और अमेरिकी वापसी के बाद अगस्त 2021 में तालिबान एक बार फिर काबुल में था। और इसके बाद दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई। तालिबान सत्ता में था लेकिन अधिकांश पश्चिमी देश उसे औपचारिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोप ने भी दूरी बनाए रखी थी। लेकिन इसी दौरान बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी यूरोप पहुंचते हैं। कुछ को शरण मिलती है और कुछ के आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। और यहीं से एक व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है कि जिन लोगों को वापस भेजना है उनके दस्तावेज कौन सत्यापित करेगा, उनकी पहचान कौन सुनिश्चित करेगा, उनके प्रत्यावर्तन यानी रिवर्जन या रिट्रीट की प्रक्रिया किसके सहयोग से चलेगी। तो उत्तर था अफगानिस्तान की वास्तविक सत्ता से यानी तालिबान से। और यही वो बिंदु है जहां सिद्धांत और व्यवहार आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। यूरोपीय संघ के माइग्रेशन कमिश्नर मैग्नस बर्नर ने इसी संदर्भ में कहा था कि देयर इज नो ऑप्शन नॉट टू टॉक दीज पीपल। अर्थात यदि प्रवासन और प्रत्यावर्तन जैसे मुद्दों का समाधान करना है तो तालिबान से संवाद किए बिना विकल्प लगभग नहीं बचता है। और जून 2026 में ब्रसेल्स में हुई बैठक का केंद्र भी यही था कि प्रवासन, प्रबंधन, प्रत्यावर्तन, काउंसलर सहयोग और प्रशासनिक समन्वय। यूरोपीय संघ ने स्पष्ट किया कि यह तालिबान को मान्यता देने का कदम नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि 5 वर्ष पहले जिस संगठन से दूरी बनाई जा रही थी, आज उसके साथ हम बातचीत की टेबल पर हैं। और यहीं से बहस शुरू होती है कि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे संवाद तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता को बढ़ाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी इस पहल को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि जब अफगानिस्तान की लाखों लड़कियां अब भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे को केंद्र में बनाए रखना चाहिए था। और यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। एक और ब्रसेल्स में बातचीत चल रही है, दूसरी ओर अफगानिस्तान की लाखों लड़कियां अब भी कक्षाओं से बाहर हैं। यूरोपीय नीति निर्माताओं का तर्क है कि संवाद और मान्यता अलग अलग बातें हैं। कई विशेषज्ञ तो इसे रिकॉग्निशन नहीं बल्कि नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत मानते हैं। उनके अनुसार किसी शासन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जगह हमेशा औपचारिक मान्यता से नहीं मिलती। नियमित संपर्क, आधिकारिक बैठकें और संस्थागत संवाद भी धीरे धीरे सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दरअसल यह कहानी केवल तालिबान की नहीं है, ये कहानी बदलती हुई वैश्विक प्राथमिकताओं की भी है। 2021 में यूरोप के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ह्यूमन राइट्स था और 2026 में ह्यूमन राइट्स के साथ साथ प्रवासन, सीमा प्रबंधन और घरेलू राजनीतिक दबाव भी उतने ही जरूरी हो गए हैं। और यही कारण है कि आज चर्चा इस बात की ज्यादा है कि तालिबान को दुनिया कैसे देख रही है। और अंत में ब्रसेल्स की यह बैठक किसी औपचारिक मान्यता की घोषणा नहीं है, लेकिन यह बदलती विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर है। और यह संकेत बता रहा है कि कूटनीति की दुनिया में आदर्श और यथार्थ अक्सर साथ साथ चलते हैं, लेकिन निर्णय अंत में अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ही लिए जाते हैं। और शायद आज की इस पूरी
पूरी बातचीत का यही कंक्लूजन है। धन्यवाद।